बहुत शुक्रिया। तजारती वक्फे के बाद मैं सनम एजाज हालात वाक़ात पे हमारी ख़ास नज़र जेके स्पेशल में शुरुआत करते हैं दुनिया के सबसे बड़े मामले से, जिसका खुद अमरीकी सदर जो बाइडेन ने दावा भी किया है। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने आज मीडिया के सामने ये दावा भी किया कि साल 2011 2 मई और 2 मई 2011 के बाद अमेरिका को 2 अगस्त 2022 में उस वक़्त एक बड़ी कामयाबी मिली है जब उसामा बिन लादेन के नाइब अल-कायदा के कमान संभालने वाले मिस्री डॉक्टर ऐमन अल-ज़वाहिरी को अमरीकी हमले में हलाक किया गया है। अमेरिका ने बताया कि ऐमन अल-ज़वाहिरी को CIA ने ड्रोन हमले के जरिए निशाना बनाया, जिससे उसकी मौत वाक़ा हुई और उन्होंने यानी अमरीकी सदर ने ऐलान किया कि ये काबुल के नज़दीक अमेरिका के एक हवाई हमले में वाक़ा पेश आया है। 31 जुलाई को ऐमन अल-ज़वाहिरी को अमरीकी सदर जो बाइडेन ने हलाक करने का दावा किया। ताहम तालिबान तर्जमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने इस हमले की तस्दीक की है, लेकिन उन्होंने इस हवाले से कुछ और तफसीलात फराहम नहीं की हैं। ऐमन अल-ज़वाहिरी अल-कायदा के बानी कमांडर उसामा बिन लादेन की मौत के बाद तंजीम की सदारत संभाले हुए थे और अल-कायदा के अब्स के सरबरा ऐमन अल-ज़वाहिरी 19 जून 1951 को मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में पैदा हुए और वो एक मतमूल और तालीमी गिराने से ताल्लुक़ रखते थे। पेशे के लिहाज से आँख सर्जन और मिस्र में अस्करी ग्रुप अल इस्लामिक जिहाद की बुनियाद रखने वाले ऐमन अल-ज़वाहिरी बाद में दुनिया की जो बाकी सियासी या समाजी सरगर्मी उनमें भी शामिल हुए। 1974 में उन्होंने ग्रेजुएशन की थी और 1978 में उन्होंने सर्जरी में मास्टर्स भी की थी। पहली बार बताया जाता है कि उसामा बिन लादेन से उनकी मुलाकात 1985 में अफ़गानिस्तान में हुई थी, जब अफ़गानिस्तान रूस के ख़िलाफ़ जंग में शामिल था। दुनिया के मतलूब तरीन अशख़ास में ऐमन अल-ज़वाहिरी का नाम सर-ए-फ़हरिस्त था और उनके सर पर अमेरिका ने 2.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर का इनाम भी रखा हुआ था। My fellow Americans, on Saturday, at my direction, the United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. You know, Zawahiri was bin Laden's leader. He was with him the whole time. He was his number 2 man, his deputy at the time the terrorist attack of 9/11. He was deeply involved in the planning of 9/11. One of the most responsible for the attacks that murdered 2,977 people on American soil. For decades, he was the mastermind behind attacks against Americans, including the bombing of the USS Cole in 2000, which killed 17 American sailors and wounded dozens more. He played a key role in the bombing of the U.S. embassies in Kenya and Tanzania, killing 224 and wounding over 4,500 others. He carved a trail of murder and violence against American citizens, American service members, American diplomats, and American interests. And since the United States delivered justice to bin Laden 11 years ago, Zawahiri has been a leader of Al-Qaeda, the leader. From hiding, he coordinated Al-Qaeda's branches and दुनिया की बड़ी तारीख 9/11 का मुहर्रिक और उसके साथ साथ जो बाइडेन के अमेरिका के 1,000 से ज़ायद और 10,000 से ज़ायद 1,000 से ज़ायद लोगों को हलाक और 10,000 से ज़ायद अमरीकियों को ज़ख्मी करने वाला ऐमन अल-ज़वाहिरी, अमेरिका का दावा कि अफ़गानिस्तान के एक नज़दीकी शहर में उनके मिसाइल हमले में मारा गया है। ये ऐमन अल-ज़वाहिरी के हवाले से अमरीकी का दावा, लेकिन तालिबान ज़राए ने इसकी तस्दीक नहीं की है। लेकिन अब ज़रा जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के रामबन के इलाके में पुलिस चौकी को निशाना बनाए जाने की कोशिश की। नामालूम अफराद ने गूल के करीब पुलिस चौकी अंद को आज सुबह 5 बजे के करीब हथगोला फेंका, जो ज़ोरदार धमाके से भी फटा और यहाँ अफरा तफरी का माहौल पैदा हुआ। कुछ मुकामी लोगों ने बताया कि यहाँ इसके साथ ही एक फायर की आवाज़ भी सुनाई दी। ताहम इस सारे वाक़े में किसी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। बताया जाता है कि दस्ती बम का गोला
इस थाने की छत पे गिरा और इसमें जो है वहाँ पे नुकसान हुआ। याद दिलाते चले कि जम्मू में पुलिस ने इस हवाले से ये भी बताया है कि यहाँ पे एक ख़त मिला है जिसमें जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। आपको बताते चले कि इससे पहले भी इस पुलिस थाने में साल 2003 में इसी तरह का एक वाक़ा भी पेश आया था। और अब जरा सियासत पे नजर, और सियासत में रामबन का ही इलाका, रामबन का बानिहाल से लेके खड़ी था इलाका, और यहाँ पे पीडीपी ने बाज़ाब्ता तौर पे अवामी राब्ता मुहिम को जारी रखे हुए है। और पीडीपी कश्मीर से निकलकर जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में अवामी राब्ता मुहिम के जरिए पीडीपी का मंशूर, पीडीपी का पैगाम अवाम में पहुँचाने की भरपूर कोशिश करी है। दूर दराज के पहाड़ी इलाकों तक भी पीडीपी अपना मंशूर, अपना प्रोग्राम पहुँचा रही है। और आज खड़ी के इलाके में पीडीपी के इस प्रोग्राम के तहत यहाँ एक प्रोग्राम हुआ, और इस प्रोग्राम के दौरान बड़ी तादाद में मुकामी लोगों ने पीडीपी में शमूलियत का इख्तियार ऐलान भी किया। और पीडीपी के लीडरान ने यहाँ लोगों पे जोर दिया कि वो पीडीपी के मंशूर को ज़मीनी सतह तक पहुँचाएँ, और ज़मीनी सतह तक पहुँचाने के साथ साथ ये भी बताएं कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में वाहिद एक जमात और एक लीडर है जो महबूबा मुफ्ती की सूरत में या पीडीपी की सूरत में आवाम के सामने है, जो जम्मू कश्मीर के आवाम की मुफादात के खातिर सर उठा के जीने की तरगीब दे रही है। कहीं न कहीं अगर देखा जाए ना तो हमारा इलाका भी पसमानदा इलाका है। गूल आप लोग भी जानते हैं और यहाँ के जितने भी लोग यहाँ पे हैं सारे लोग जानते हैं। वो भी एक पहाड़ी एरिया है और उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हैं। और मैंने बिल्कुल सेम ही यहाँ पे भी पाया कि यहाँ पे भी इस इलाके में मुश्किलात हैं। किसी को पानी की मुश्किलात है, किसी को रोड की मुश्किलात है, स्कूलों की मुश्किलात है, अस्पतालों की मुश्किलात हैं। कहीं न कहीं यहाँ के जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ नाम की डेवलपमेंट है। मुझे लगता है कि ग्राउंड लेवल पे तो सिर्फ मतलब दिखलावा ही है, यहाँ ग्राउंड लेवल पे कुछ देखने को नहीं मिला। लेकिन कहीं न कहीं सियासी इग्नोर किया गया हमारे इलाकों को, खास करके टोन में भी कुछ हो सकता है क्योंकि टोन में भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी। तो चलिए नाज़रीन, अब जुबान की बात करें। जुबान यार मन तुर्की व मन तुर्की नमे दानम, ये पुराना फारसी का मुहावरा है। और इसी फारसी के मुहावरे के पस मंज़र में मुल्क में ज़ुबान का जो इस्तेमाल किया जाता है उस पर बहुत से लोगों को आजकल एतराज़ भी है। सोशल मीडिया हो, पब्लिक प्लेटफार्म्स हों या गली नुक्कड़, जो ज़ुबान इन दिनों सियासी जमातों या कुछ लोगों की बनी हुई है उस पर अक्सर लोगों को एतराज़ ही रहता है। और ये ज़ुबान का मामला राजौरी में भी आज देखने को मिला। इल्ज़ाम है कि राजौरी में एक अवामी नुमाइंदे ने गलत ज़ुबानी की और गलत ज़ुबानी का तो एक मखसूस तबके को निशाना भी बनाया। और उसी तबके को निशाना बनाए जाने पर आज मुकामी लोगों ने एहतजाज किया, एतराज़ किया और मुकामी डीडीसी मेंबर अरुण सोडा के ख़िलाफ़ एक नारेबाजी भी की। जम्मू से राजौरी हाईवे को जाम भी किया और यहाँ जाम करते हुए बताया कि हमारे नुमाइंदे जब मखसूस ज़ुबान इस्तेमाल करें तो उनके ख़िलाफ़ मखसूस कार्रवाई क्यों नहीं होती है। इस डीडीसी मेंबर के ख़िलाफ़ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए बता रहे थे कि इस तरह के वाक़ात तफरकात में डालते हैं, आपसी भेदभाव, दुश्मनी बढ़ती है और ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। वहाँ के अरुण सोधन जी जो नाम उनका है, उन्होंने ऐसी कम्युनिटी के बारे में एक अपमानजनक शब्द बोले हैं और चमार जाति को लेके एक बहुत सारे गलत अल्फाज यूज़ किए हैं और कुछ ब्यूरोक्रेट्स के नाम लेके उन्हें जताया है कि ये लोग हमारे सर पे बैठे हुए हैं और ऐसे गलत शब्द बोले हैं। अगर वो बैठे हैं तो अपनी क्वालिफिकेशन की वजह से बैठे हैं। अगर वो ऐसे लोग हैं तो वो अपने क्रीमी लेयर से हैं जो अच्छे पढ़ाई करके अच्छे गवर्नमेंट के ब्यूरोक्रेट्स हैं। अब हमें उनसे ये तकलीफ नहीं है, हमें तकलीफ है कि अगर जाति तौर पे उन्हें किसी मुलाजिम से कोई रंजिश है तो वो उनसे डायरेक्ट बात करें। लेकिन जात पात के नाम पे जो उन्होंने अपमानजनक शब्द बोले हैं वो बर्दाश्त नहीं होंगे और आज ये गलत अल्फाज बर्दाश्त नहीं होंगे। बाकी मामला सरकार देख ले। ये पुंछ राजौरी में आज के मुजाहरे के दौरान बताया जा रहा था। लेकिन अब हम एक और पहलू पे इसलिए आपको लिए चलते हैं। ये तारीख का एक और पहलू है। ये श्रीनगर की तारीख है, श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी है और यहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग हासिल कर चुके और सरकार के लिए अपनी या आवाम के लिए अपनी खिदमत देने वाले वो असातिज़ा जो कहीं न कहीं कौम के मेमार कहलाए जाते थे, आज मुजाहरा कर रहे थे। मुजाहरे की वजूहात दो थी। पहली वजह ये कि इनकी एम्प्लॉयमेंट जो है
वो रियासत क्यों नहीं करे, गैर रियासती या गैर जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाली कंपनीज क्यों करें। पहला सवाल यही था। और फिर रियासत का पैसा, जम्मू कश्मीर की आवाम का पैसा, और इन आवाम के पैसे से गैर रियासती या जम्मू कश्मीर से बाहर के लोगों को क्यों कमीशन दिया जाए, और फिर अगर जो पैसा कमीशन में दिया जाता है वो इनको क्यों नहीं मिलना चाहिए, लोगों की भलाई के लिए क्यों नहीं खर्च हो। ये मामला श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में था। साफ जाहिर है 2020 से पहले का ये मामला, और उस वक्त भी बहुत से लोगों ने सवाल उठाए थे कि कुछ खसूसी कंपनियों का खास ख्याल रखते हुए उन कंपनी को ठेके दिए गए, और वो कंपनियां भी ऐसे लोगों से जिनको जॉब की ज़रूरत होती है, जिनको नौकरी की ज़रूरत है, उनको ब्लैकमेल भी करते हैं, उनको लूटते भी हैं। एक तो हमारे ख़जाने आमरा को लूटा जाता है, उसके साथ साथ ऐसे लोगों को भी लूटा जाता है जिनको रोज़गार की तलाश होती है, और रोज़गार के तलाश के नाम पर कभी उनसे बेगार लिया जाता है तो कभी मनमाने काम भी करवाए जाते हैं। और यही मामला श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में आज ये अच्छी खासी तादाद में आए हुए लोग थे और बता रहे थे कि करीबन 1200 के करीब ये लोग हैं जिन्हें मुख्तलिफ गैर रियासती कंपनियों के जरिए रिक्रूट तो किया गया है, लेकिन कमीशन बीच में मारी जाती है। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में इनकी दादू फरियाद सरकार तक बराह रास्त इस उम्मीद के साथ कि सुनिए सरकार, हमारे यहाँ ऐसा भी होता है। यहाँ जम्मू कश्मीर वोकेशनल ट्रेनर्स एसोसिएशन के बैनर तले आए हैं और हमारी डिमांड्स है कि जॉब पॉलिसी हमें फ्रेम की जाए, जो कि खुद एलजी साहब ने 2021 में आवाम की आवाज़ में बोला था, वादा किया था हमसे, और हम चाहते हैं कि ये प्राइवेट कंपनी जो है इनको बाहर निकाला जाए। कितना पैसा दिया जाए? कंपनीज को मैनेजमेंट कॉस्ट मिलती है समग्र की तरफ से। हमारा यही रिक्वेस्ट है कि वो मैनेजमेंट कॉस्ट जो आप कंपनीज को दे रहे हो, हमें नहीं पता कि कौन से सीक्रेट ऑपरेशंस करने के लिए दे रहे हो, वो आप हमारी बेहतरी के लिए खर्चा करें ताकि हम भी अपने जो यूथ को और ज़्यादा ज़ील और इंथुजियाज्म के साथ पढ़ा सकें। मैनेजमेंट कास्ट, और ये मैनेजमेंट कास्ट साफ जाहिर है बाहर के ठेकेदार, बाहर की कंपनी रेत बजरी तो पहले ही दे चुके हैं, उसके साथ अब कंपनीज को और दिया जाता है मैनेजमेंट कॉस्ट के नाम पे। कश्मीर के लोगों का पैसा, हमारे टैक्स का पैसा, हमारे लिए मुराद का जो पैसा है, हमारे लिए ज़कात का जो पैसा आता है, उस पैसे को बाहर की कंपनीज को वापस दिया जाता है। नाम हमारा लिया जाता है, नाम जम्मू कश्मीर के आवाम का लिया जाता है, फ़ायदा किसी और को दिया जाता है। ये मामला श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में, और ज़रूरी है इस मामले में तहकीकात हो, हक है तो हक की बात होनी ही चाहिए। लेकिन एक और बात भी है, चोरों का एक गिरोह, आधा दर्जन के करीब चोरों का गिरोह त्राल पुलिस ने पकड़ा, और ये त्राल पुलिस के पकड़े हुए चोर चोरी भी कहाँ करते थे, न मस्जिद देखते थे, न मंदिर देखते थे, न गुरुद्वारा देखते थे। यूं भी चोर का कोई मजहब ही नहीं होता है, क्योंकि चोर जो होता है वो चोरी करने के लिए जब जाता है तो सारे मजहब एक तरफ रख के जाता है। और त्राल की पुलिस ने चोरों के इस ग्रोह को जब पकड़ा तो बहुत कुछ इंकशाफात भी हुए हैं, जो पिछले काफ़ी वक्त से इलाके की सूरत-ए-हाल बनी थी, जो आपस में एक दूसरे को शक की निगाह से देखा जा रहा था, उसमें मालूम हुआ कि उसके पीछे की असली कहानी के खालिक ये 5 लोग थे जिन्हें पुलिस ने आज पकड़ा, त्राल पुलिस ने। और त्राल के मुकामी लोगों ने, वहाँ की सिटीजन काउंसिल ने, वहाँ की अंजुमनों ने पुलिस की इस कार्रवाई की भरपूर सराहना करते हुए बताया है कि यहाँ की पुलिस ने किया, और इलाकों में भी इस तरह के लोग होंगे, उनको भी अंदर करने की जरूरत है। पिछले कुछ अरसा से मसाजिद, गुरुद्वारों और दुकानों में जो नामालूम अफराद ने जो लूट मचा रखी थी नकबजनों ने, इस सिलसिले में त्राल पुलिस ने एसडीपीओ त्राल और एसएचओ त्राल की सरबराही में एक टीम तश्कील दी, जिसने इस चोरों के गुरूह को पकड़ लिया, जिसमें तकरीबन 5 चोरों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, और बहुत कुछ माली मसरूका जिसमें सोने के जेवरात, नकदी और दूसरी अशिया बरामद की गई है। लेकिन हम इस कामयाबी पर त्राल पुलिस की सताइश और तारीफ करते हैं, लेकिन हमारी पुलिस डिपार्टमेंट, एसएसपी अवंतीपोरा और जो हमारी यहाँ मुतल्लिका पुलिस अफसरान हैं, उनसे गुजारिश है कि बहुत सारी चोरियाँ जो त्राल टाउन और दीगर देहात में हुई है, उनको भी जो उसमें मुलव्वस अफराद हैं उनको
चोर कहीं पे भी जा सकता है, किसी को भी चोर लूट सकता है, वो देखता नहीं है सामने खुदा का घर है या इंसान का घर है, और खुदा के घर को भी लूटते हुए उनसे नहीं बख्शता है। ये त्राल के वाक़े में पेश आया। लेकिन एक और मामला है जिस पे हम सरकार पे सवाल उठाते हैं। सरकार पे हम सवाल उठाते हैं जो सरकार के कुछ ठेके होते हैं। एक ठेका एसआरटीसी का है। माजी में एसआरटीसी के हवाले से आप जानते ही, एसआरटीसी अक्सर घाटे में सरकार का दावा था रही है, तो घाटे में रहने की वजह से मुलाजमीन को वक्त पे तनख्वाह नहीं मिलती थी। बाद में मुलाजमीन नारेबाजी करते थे, मुजाहरे करते थे, कभी अपने बच्चों को लेकर सड़कों पे आए थे, कभी उनके बच्चे किताबें बस्ते लेकर सड़क पे आए थे, और सरकार बता रही थी कि ये तो निकम्मा डिपार्टमेंट है। और फिर सरकार ने माहौलियात का हवाला दिया, 2 साल पहले माहौलियात का हवाला दिया, बताया कि स्मार्ट सिटी का माहौल है और स्मार्ट सिटीज़ के इस माहौल में माहौलियात को बचाना है, तो क्यों ना यहाँ बैटरी पे चलने वाली इलेक्ट्रिक कार गाड़ीज़ को इंट्रोड्यूस कराया जाए। और फिर गाड़ियाँ तो खरीदी गई, लेकिन ये गाड़ियाँ कहाँ से खरीदी गई, आज मुझे इन पर एतराज़ है। कश्मीर के लगभग बहुत से लोगों को हो सकता है, क्योंकि इन गाड़ियों में 1.5 साल के बाद ही इनके अंजर पंजर ढीले होना शुरू हुए। पहला अंजर पंजर चार्जिंग का मामले को है। इनके 4 चार्जिंग पॉइंट लगाए गए, लेकिन 3 ही फंक्शनल हैं, और अब गाड़ियों में से आधी की तादाद ऑफ रोड हो चुकी है। जो गाड़ियां जितनी 20 जम्मू 20 श्रीनगर के लिए खरीदी गई थी, उनमें से आधी से ज़्यादा जो हैं, आधी के करीब, माफ़ कीजिएगा, आधी के करीब गाड़ियां जो है वो ऑफ रोड हो चुकी हैं। ऑफ रोड यानी वो वहाँ अंदर स्टैंड में रखी गई, इसलिए रखी गई हैं क्योंकि उनकी खराबी पैदा हुई है, ना मैकेनिक है ना मैकेनिकल सामान है। ये सारी सूरत हाल, और इस पे हमने अपने साथी फैसल को एक जिम्मेदारी दे रखी थी। हमने फैसल को बताया था कि देखें वजूहात क्या हैं, क्या कहते हैं हुकाम। ज़रा फैसल को हम लाइव चलते हैं। फैसल हमारे साथ लाइव आ चुके हैं। फैसल, हमने आपको एक जिम्मेदारी दी थी, आप देखिए परखिए एसआरटीसी की ये गाड़ियां जो हैं कितनी तादाद है, कब खरीदी गई, क्या क्या आदाद शुमार आपके पास है, कितनी ऑन रोड हैं, कितनी ख़राब हैं। ज़रा तफसील से सरकार तक ये बात पहुंचाइए, आवाम तक पहुंचाइए, और उन्हें ये भी बताइए कि पिछली सरकारों के हवाले से बताया जाता था कि वो अपनों को टेंडर दे के सब कुछ 2 नंबरी लाते हैं। क्या ये गाड़ियाँ भी 2 नंबरी तो नहीं लाई गई है? देखिए, जब हम एसआरटीसी की बात करते हैं तो ये पहले से डिफंक्ट था और लगातार दावा किया जा रहा था गवर्नमेंट की तरफ से कि ये घाटे में जा रहा है। तो अब इसको रिवाइव करने के लिए 2020 में जो इलेक्ट्रिक बसेस इंट्रोड्यूस की गई थी और इनको स्मार्ट सिटी के तहत लाया गया था और बताया गया था कि इको फ्रेंडली है और कॉस्ट इफेक्टिव है, लोगों को भी आसानियां हो रही थी। लेकिन अभी 1.5 साल ही हो गया है, 2 ही साल हो गए हैं, उसके बाद ये गाड़ियां जो है खराब हो रही है। जितनी तादाद यहाँ पे लाई गई थी उससे आधी के करीब खराब बैठी हुई है, और उसके लिए अभी मैकेनिक भी नहीं है, और जो सामान उसका खराब हुआ है वो 5-5 लाख 6-6 लाख रुपए का आता है, और इसके लिए अब फाइल बने और वो अभी दफ्तरों में पड़ी है, उसका भी पता नहीं कब अप्रूवल आएगा। लेकिन अगर हम देखें जैसे ही बसें लाई गई थी तो बसें लाने के लिए एक प्लान होना चाहिए था, और खासकर जो चार्जिंग पॉइंट्स हैं इनके वो जगह जगह होने चाहिए ताकि जो ये गाड़ियां हैं वो अच्छे तरीके से चल सके। जब ये सुबह चलती है तो उसके बाद इनको दिन में चार्ज रखना पड़ता है, उसके बाद ये शाम तक चार्ज हो जाती है, शाम को फिर से चलते हैं। जो चार्जिंग पॉइंट्स बनाए गए थे तो वो 4 बनाए गए थे पहले, उसमें से 3 बैठे हैं, एक अभी फंक्शनल है। अभी नए लाल चौक में लगाए गए हैं लेकिन अभी उनको स्टार्ट नहीं किया गया है। अभी भी यहाँ से गाड़ी को चार्ज करने के लिए बेमना जाना पड़ता है, फिर वहां से आना पड़ता है, फिर वो अगर चार्ज होगी 2 घंटे में ठीक नहीं तो फिर उनको वैसे ही बैठना पड़ता है। कुल मिलाकर अगर हम कहते जिस मकसद से इन बसों को लाया गया था वो मकसद पूरा नहीं हो रहा है। ये एसआरटीसी फैसल, आप तक अगर मेरी आवाज़ पहुंच रही है, चार्जिंग पॉइंट 4 जो लगाए गए थे शाल पे, जो बिमना बाईपास पे जो एसआरटीसी यार्ड है, उनमें से कितने फंक्शनल हैं, और गाड़ियां 20 जम्मू के लिए 20 कश्मीर के लिए खरीदी गई थी। ये कश्मीर की 20 में से कितनी रोड पे चलती हैं, कितनी बेकार है, कोई तफसील आपको? देखिए, पहले हम चार्जिंग पॉइंट्स की बात करें तो वहाँ पे 4 पॉइंट्स लगाए गए थे एक ही जगह पे, उसमें से 3 जो है पहले बैठ गए हैं। अब मैकेनिक उनके लिए लाने हैं, लेकिन मैकेनिक को पता नहीं है इनको कैसे ठीक करना है, क्योंकि हाईटेक एडवांस टेक्नोलॉजी है, उनको बाहर से मैकेनिक लाने हैं। तो 3 ऑलरेडी वहां पे बैठे हो, एक अभी फंक्शनल है, और जो गाड़ियां 20 यहाँ लाई गई थी उसमें से 8 बैठे, 8 में से 5 जो है वो मेजर उनका रिपेयर करना है, उनका ऑक्सिलरी एयर कंप्रेसर ठीक करना है, जो कि 5 लाख रुपए में आता है। तो पहले उसको स्टडी करना है कि किस तरह की इनको ठीक किया जाएगा, और उसके लिए मैकेनिक जो है बाहर से आ रहा है, और जो पैसा इनको लगेगा उसके लिए भी अभी अप्रूवल नहीं है। वो अभी फाइनेंस डिपार्टमेंट के बाद उसकी फाइल है, वो कब उसका अप्रूवल आएगा और कब पैसे आएंगे तब तक वो बसें वैसी वहां पे खड़ी है। और अगर हम मुलाजिमों की बात करें जो इनको चलाते हैं, उनको पहले 6 महीने की सैलरी नहीं थी, उसके बाद वक्फे से 1-2 महीने उनको छोड़े गए थे, लेकिन अभी भी 2-3 महीने वहीं पे डिपार्टमेंट के पास उनको नहीं दिया जाता है।
लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखें जिस मकसद से इन गाड़ियों को लाया गया था वो मकसद अभी भी पूरा नहीं हो रहा है, क्योंकि एसआरटीसी को रिवाइव करने का ख्वाब जो गवर्नमेंट के था वो अभी भी शर्मांदे ताबीर नहीं हो रहा है, क्योंकि जो ये गाड़ियां लाई गई थी उनके लिए एक प्रॉपर स्टडी होनी चाहिए थी, एक मैकेनिज्म होना चाहिए। एक बात जो है आपने हुकाम से बात की, वो क्या बता रहे हैं कि क्या टेंडर्स वगैरह पे गाड़ियां ली गई हैं या ऐसे ही किसी कंपनी को मनमाना फायदा देने के लिए उससे गाड़ियां उठा ली गई है? देखिए फिलहाल जिस तरह से मैंने पहले ही कहा कि इनको स्मार्ट सिटी के तहत टाटा से लिया गया था और इसको वर्ल्ड बैंक की तरफ से फंड किया जाता था, और ये गाड़ी जो 1 करोड़ की चार्जिंग से लेके 1 करोड़ रुपए का कॉस्ट होता है जो कि बहुत ही ज्यादा है, और अब फिलहाल ये उसी सिस्टम के तहत यहाँ पे चलती थी और इसके बाद और भी 100 गाड़ियां आने वाली है, लेकिन ये 20 जब मेंटेन नहीं हुई तो वो 100 को ये कैसे मेंटेन कर सके, जबकि वो इससे भी हाई स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी के हैं, उनके लिए तो ज्यादा ही एडवांस्ड सिक्योरिटी इंजीनियर होने चाहिए जो इन चीजों को यहाँ पे मेंटेन कर सके। और जो गाड़ियां इस वक्त चल रही है ये थोड़ी सी नरम है, उसके बाद हाईटेक ज्यादा आने वाले हैं, जब ये 20 गाड़ियां मेंटेन नहीं होगी तो। फैसल बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, फैसल ने आपको तफसील दी। इस वाक़े के पस मंज़र में हम ज़रा जाना चाहेंगे। ये एसआरटीसी बसें जो हैं ये ख़रीदी गई है, पहला यही है कि क्या वाकई में ये जो टेक्नोलॉजी है ये फिजिबल टेक्नोलॉजी है, और उसके बाद ये जो 20 गाड़ियां हैं जिनमें से 8 बेकार हैं और 12 ही ऑन रोड है, 8 बेकार गाड़ियां हैं, तो फिर 8 बेकार गाड़ियों को दोबारा रिपेयर करना वगैरह, उसके लिए मैकेनिक मशीनरी बाकी चीज़ें जो लानी है उसके लिए, और सरकार जो सब कुछ ये कर रही है। कल सरकार 1 महीने 2 महीने 4 महीने के बाद बताएगी कि एसआरटीसी बेकार डिपार्टमेंट है, ये सिर्फ घाटे का डिपार्टमेंट है। तो घाटा किसने लाया है, उस घाटे की कोई तहकीकात करेगा? हमें शक है, बहुत से लोगों को शक है कि ये भी कहीं कमीशन वाला मामला तो नहीं है, कहीं किसी बड़े लीडर ने, किसी बड़े सियासी शख्सियत ने या किसी बड़े ब्यूरोक्रेट ने यहाँ कमीशन करप्शन तो नहीं किया है और ये 2 नंबरी माल यहाँ नाम लाया है, रंग रोगन करके दिखावा किया हो, अंदर का माल या अंदर की बात टाइम टाइम फिश वाली हो, और इस पे हमें एतराज़ है। 4 चार्जिंग पॉइंट्स में से सिर्फ 1 फंक्शनल है, अगर वो भी बैठ गया तो ये सारी गाड़ियां बैठ जाएंगी आराम से, और फिर सरकार 4 महीने से 6 महीने से यहाँ के ड्राइवरों को तनख्वाह नहीं दे चुकी है। घाटे पे तो है नहीं, दिन भर चलती रहती है। वो अलग बात है सरकार इनको बाज़ाब्ता तौर पर घाटे पे चला रही है, क्योंकि सुबह चार्जिंग पॉइंट एक ही जगह पे रखे हैं, ये जाएगा वहाँ से चार्ज करेगा, लाइन में रहेगा, तब तक सारा ट्रांसपोर्ट चलता रहेगा। तो अपना शहर और शहर का मिजाज निराला मिजाज, चलिए निराला मिजाज हमने दिखाया, सरकार तक बात पहुंचाई। शायद सरकार इसमें छोटी सी तहकीकात की ज़रूरत है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना। ज़रा पूछ ले 2-3 लोगों से, उन ब्यूरोक्रेट से जिनने गाड़ियां खरीदी, कि भाई आपने कैसे मामला देखे थे, आपने तब देखा था कि क्या क्या है यहाँ का माहौल, कहीं आपने किसी को खुसूसी फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश तो नहीं की है। लेकिन फ़ायदे की बात करें तो हंदवाड़ा का नौजवान और उसकी गुमशुदगी पर लोगों को कई तरह के मामला दिख रहे हैं। 19 मई को हंदवाड़ा का दानिश गायब हुआ है। दिल्ली, यूपी, बिहार, कई इलाके अलग अलग तरह से फ़ोन कॉल्स भी आई हैं, और उनके बाद अभी तक दानिश का पता नहीं है कहाँ है। दानिश के अहलखाना बता रहे हैं कि पुलिस में मामला विलगाम पुलिस थाने में बाज़ाब्ता तौर पर थाना दर्ज FIR दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अभी तक कुछ मामले में आगे का ब्रेक थ्रू नजर नहीं आ रहा है। कहाँ है दानिश, किन हालात में है, किसने लिया है या किसी ने गायब किया है? कुछ वीडियो कॉल्स भी आई हैं उसके, कुछ फ़ोन कॉल्स भी आई हैं। उन फ़ोन कॉल्स, उन वीडियो कॉल्स को ट्रेस किया जा सकता है, दानिश का पता लगाया जा सकता है। लगाते ही क्यों नहीं है पुलिस इस मामले में अभी तक कोई बड़ा ब्रेक थ्रू क्यों नहीं कर पाई है? ये हंदवाड़ा में दानिश के घर वालों का इल्ज़ाम है, पुलिस पे सवाल है। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अगर दानिश किसी दूसरे नंबर से कॉल कर रहा था जो कि किसी गैर रियासती बाशिंदा था, तो उसके फ़ोन से जब फ़ोन कर रहा था वो कह रहा था मैं रामपुर यूपी में हूँ, लेकिन 30 तारीख को उसने कहा कि मैं घर आ रहा हूँ। लेकिन जब 10-15 दिन वो घर ना पहुँचा तो हम परेशान हो गए। उसके बाद घर वालों ने उससे ढूंढने की कोशिश की, तो फिर लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा था जो कि प्रीपेड नंबर था यहाँ का। तो उस नंबर पे कॉल करें जिससे वो बात रोज़ करते थे, वो नंबर वहीं का था, मतलब यूपी रामपुर के एक बाशिंदे का था। उससे जब हमने बात की तो उसने कहा वो यहाँ से निकल गया। तो 30 तारीख को उसने जो वीडियो डाला था कि मैं अब घर आ रहा हूँ, लेकिन उसके बाद वो घर पूछा नहीं। तो घर वाले जब परेशान हो गए तो आज से 10-12 दिन पहले तो घर वाले 19 को गायब, 19 मई को गायब, 30 को वीडियो कॉल, उससे बीच में और भी फ़ोन कॉल्स,
और फिर लास्ट कॉल में मैं कश्मीर की लिख रहा हूँ, कहाँ गया दानिश, ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया, पता नहीं चल पा रहा है। और यहाँ पे पुलिस इस मामले को ट्रैक करने में अभी तक नाकाम है आज के टेक्नोलॉजी के ज़माने में। और दानिश के लवाकिन यही बात करते। लेकिन आपको बताएं, हमारी टेक्नोलॉजी की बात आती है तो जम्मू कश्मीर बैंक की टेक्नोलॉजी पे हमें बहुत ज़्यादा कभी भरोसा हुआ करता था, लेकिन वो भरोसा टूटा और आजकल जम्मू कश्मीर बैंक पे कम ही भरोसा है। और जम्मू कश्मीर बैंक के मुलाजमीन भी अपना ठीक भरोसा कुछ इस तरह से जता रहे, जिस तरह आज पट्टन में जम्मू कश्मीर बैंक की शाख के अंदर एक ज़ईफ़ुल उमर खातून के साथ जताया गया है। बताया जाता है कि ज़ईफ़ुल उमर खातून बैंक आई और उसके साथ बदसलूकी की गई, ये इल्ज़ाम है। और इसी इल्ज़ाम को लेकर मुकामी लोगों ने हंगामा भी किया, अफसोस का इज़हार किया। उमर के उस हिस्से में जहां खातून के साथ मांग से ज़्यादा अच्छा सलूक होना चाहिए था, जहां उसकी इज़्ज़त अफजाई होनी चाहिए थी, जहां उसके साथ चल के उसके घर तक जाना चाहिए था, उसको रास्ता दिखाना चाहिए था, वहाँ जम्मू कश्मीर बैंक पट्टन के मुलाजमीन पर इल्ज़ाम है कि बदसलूकी और बदसलूकी के साथ साथ जो जिस काम के लिए वो यहाँ पे आई थी उस काम में हो सकता है उसने 3-4 बातें ज़्यादा की हों, उसने कुछ और मामला उठाए हों, लेकिन सही जवाब ना मिलना और उस पे लोगों का गुस्सा करना जायज़ भी है। कॉल स्टेटमेंट खतर कॉल वन स्टेटमेंट मशीन खराब, सुबह वन ये नफर अवेलेबल कहें, बह कर तो कर क्या, मे नफरन त्रमिस रपस 5200 अकाउंटस मज, सह मे कॉल वन चान कटिस, बहुत योर ये एंट्री पे खसान तम पोस कहें मे, बह कर तो कर क्या इहद खतर हर हूँ कर परेशान। बिलाल अहमद शाह, बस खिदमत सेंटर पटन बर्न, यह बुजुर्ग अमिस कैश कड़न, यह बीमार, अमिस तुम वो पान तमिस क्या हालत अमिस थर थर, अत भीड़ आज रात छुट्टी, आज भीड़ अत मे कर अमिस मे रोट अमिस पासबुक, अमिस बेंथर क्या सत, मे दित अमिस काउंटरस पे पासबुक, अमिस कोर काउंटरस पे बेकिस काउंटरस पे पासबुकस कश, अमिस पासबुकस कश, पे पे अमिस बेकिस जाए पेमेंट दिन, पे कर तमिस मे सत पे लड़ाई सर। बैंक के अंदर हंगामा, इस काउंटर पे नहीं उस काउंटर पे जाइए, ये काउंटर वाला मामला हमारे जम्मू कश्मीर बैंक में कभी कभी काउंटर करा ही देता है। खुदा का शुक्र है इनकाउंटर नहीं होते हैं, वरना यहाँ पे काउंटर तो अक्सर होते ही रहते हैं। और यहाँ इन काउंटरों के दौरान आज एक बुजुर्ग खातून लगभग 70 साल की उम्र का, और उस उम्र की खातून के साथ इल्ज़ाम है बदसलूकी की गई जम्मू कश्मीर बैंक की पट्टन ब्रांच की शाख से। हुकाम, इंतज़ामिया, पुलिस सभी देखती है, कोई कुछ किया नहीं है, वरना किसी तरक्की याफ्ता दे मुल्क में ऐसी खातून के साथ बदसलूकी या बदजुबानी की गई होती, बैंक भी बंद होता, मुलाजमीन भी जेल के पीछे होते। लेकिन वारे ये साउथ एशिया है, ये हमारे कल्चर की कहानी नहीं है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। तो ये था हमारा आज का जेके स्पेशल श्रीनगर के स्टूडियो से। मुझे बस इतना ही दीजिए इजाज़त इस वादे के साथ कि रब्बे कायनात की रही मर्जी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। रखिए अपना ख्याल, अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।